उसके प्रोमिनेंट एक्टिविटी को हम लोग फोकस करते हैं। ये हमारा सबसे पहला महीना है जनवरी का, जब हमने समीक्षा दिल्ली की इन बुकलेट्स को रिलीज किया था। हमारे साथ हमारे जॉइंट डायरेक्टर रमेश भारद्वाज सर हैं। ये सभी वॉल्यूम्स हमारे पुस्तकालय में उपस्थित हैं। ये जनवरी का था। सेकंड जो हमारा मंथ था फरवरी में, जिसमें हमारे साथी फेलो साथी डॉक्टर कुमार राजेश और डॉक्टर दीपिका डॉक्टरेट के रूप में विश्वविद्यालय ने उनको फेलिसिटेट किया। तो ये उनका फेलिसिटेशन है, फरवरी के माह में हुआ था। मार्च में हम लोगों ने ये देख सकते हैं कि हमने अपने न्यूज लेटर को रिलीज किया है। तो इसमें हमारे फेलो साथी डॉक्टर मालविका सिंह हैं और डॉक्टर कौशल गुप्ता हैं। उनके साथ हमारे दो शोधार्थी राखी जी और रजनी जी हैं। ये हमारा मार्च का महीना रहा, जिसमें हमने संचयन जो हमारी न्यूज लेटर है उसको रिलीज किया है। अप्रैल में हम सब जानते हैं कि कैसे हमने वेस्ट बंगाल और असम के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को रिलीज किया था। ये हमारा अप्रैल का महीना है। मई का महीना हम लोगों ने ऑनलाइन संश्लेषण की मीटिंग के साथ किया था, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लग गया था। जून में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के स्थान की तरह हमने अपने केंद्र में भी योगा दिवस मनाया और इसका संचालन हमारे भुवन सर कर रहे थे। ये योगा डे के रूप में रहा जून। जुलाई का माह हमारे सभी फेलोज और साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 7 जुलाई को इस प्रथम सेवक ने, जो आपके समक्ष हैं, उनके 6 वर्ष पूरे हुए थे। तो 6 इयर्स ऑफ प्रथम सेवक है। ये हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। ये सभी स्टूडेंट्स ने एक सरप्राइज हमको दिया था। तो ये जुलाई का माह है। अगस्त में हम सभी स्टूडेंट्स समीक्षा की जो पहली वर्कशॉप, जिसकी आज हम 5वीं वर्कशॉप कर रहे हैं, ये पहली वर्कशॉप हम लोगों ने की। आप देख सकते हैं कि कितने हमारे फेलो साथी शोधार्थी विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। ये हमारी पहली वर्कशॉप थी। सितंबर में हमारा जो सेंटर था वो डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर से परिवर्तित होकर सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, वैश्विक अध्ययन केंद्र के रूप में नया बना और इसको विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन के द्वारा इसको अनुमोदित किया। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ डीन ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर बलराम पानी जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर पीसी जोशी जी, और अगर मैं राइट हैंड साइड में देखूं डॉक्टर भुवन झा, डायरेक्टर साउथ कैंपस प्रोफेसर कुंडू एंड रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास गुप्ता जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं, 14 सितंबर 2022 को हमारे सेंटर को डीसीआरसी से सीजीएस में परिणित कर दिया गया है। तो उसलिए ये कार्यक्रम सितंबर में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण रहा। अक्टूबर में हम लोगों ने इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया और आप देख सकते हैं कि पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स भी इसमें शरीक हुए और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे फेलोज साथी शोधार्थी विद्यार्थियों को हैं। तो ये इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, जिसमें स्टूडेंट्स ने पेंटिंग्स, ड्राइंग, राइम्स और बहुत अलग प्रकार की कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। नवंबर का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हमने फेलोज की पहली नए फेलोज जिनको एक्सटेंशन मिला था उनके साथ हमने पहला इंटरेक्शन भी किया और हमारा दिवाली का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम था उसको भी हमने सेलिब्रेट किया। ये नवंबर है। और दिसंबर का माह हम सब जानते हैं कि हमने अपना चतुर्थ अटल बिहारी वाजपेयी व्याख्यान रखा, जिसको माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर सुधांशु जी त्रिवेदी जी ने इस पर अपने विचार प्रकट किए। और ये भारतवर्ष का पहला ऐसा केंद्र था जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 4 व्याख्यान रखे। चौथा व्याख्यान था जिसको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने विचारों के द्वारा हम सब लोगों को लाभान्वित किया। और हम सब जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम था ये किस प्रकार से बहुत भारत और भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से और विश्व के अन्य स्थानों से इस कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए। ये सुचिता, सत्यनिष्ठता एवं स्वावेशिता पर आधारित कार्यक्रम था, जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अटलवादी संकल्पना के द्वारा प्रेरित रहा है। तो ये 12 माह और 12 कार्यक्रम जो मुख्य कार्यक्रम थे वो हमने आप सबके साथ साझा किए हैं। ये कैलेंडर्स ये कैलेंडर आपको हमारी वेबसाइट पर
भी मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे फेलो साथी डॉक्टर महेश कौशिक जी का और डॉक्टर संध्या जी का कि वो इन कैलेंडर्स को अगर हम स्टूडेंट्स में भी अगर ऑफलाइन मोड में और अगर हम उनकी फिजिकल कॉपीज अगर हमारे पास रहें तो हम उसको रखेंगे। महादेव सर, वैसे 2015-16 से हमारे पास एनुअल कैलेंडर्स हमेशा हमारे टेबल्स पे रहे हैं, घरों में रहे हैं, और वो सब हमारे अपने स्टूडेंट्स और अपने विद्यार्थियों शोधार्थियों के द्वारा जो कार्यक्रम इस केंद्र में हम लोग करते हैं वो उसका प्रतीक है, वो उसको परिलक्षित करता है। तो एक बार पुनः मैं अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं, अपने सभी विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, अपने सभी फेलोज का, जिन्होंने इस पूरे वर्ष में भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर सहभागिता के द्वारा हमारे केंद्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक विशेष धन्यवाद हमारे कंपोजर, डिजाइनर और हमारे अपने फेलो साथी डॉक्टर राम का, जिन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इतना अच्छा कैलेंडर बनाया है और वो पिछले 6 वर्षों से निरंतर ऐसे ही एनुअल इवेंट ब्रोशर के रूप में कैलेंडर्स बना रहे हैं। तो एक बार पुनः राम जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर महेश कौशिक जी, संध्या जी, आपने इस एनुअल इवेंट कैलेंडर के लिए, इस ब्रोशर के लिए हमें निरंतर हमें हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ओवर टू डॉक्टर महेश कौशिक जी, आज की समीक्षा के बारे में आप कुछ कहें। अगर डॉक्टर रमेश भारद्वाज अगर साथ होंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं बस इतना कहना चाहता हूं सर कि हमने जो है जब 2017 का ये समीक्षा उत्तर प्रदेश चुनाव किया था तो हमने अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किया था, क्योंकि लार्जेस्ट सैंपल साइज के साथ हमने वो किया था और जिसके परिणाम मतलब जिस समय आपने अनाउंस किए थे मुझे याद है कोई उन पर विश्वास नहीं कर रहा था। मीडिया से तो छोड़िए, अपने संस्थान से जुड़े बहुत सारे लोग भी उसको शक की नजर से देख रहे थे कि सर जो कुछ कह रहे हैं क्या सचमुच वैसा हो सकता है क्या। तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को अविश्वसनीय लग रहे थे। लेकिन जब परिणाम आए तो ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स हैं उन सबके परिणाम जो वो दिखा रहे थे वो वास्तविक परिणामों से बहुत दूर थे, और जो केंद्र द्वारा प्रकाशित परिणाम थे आपके माध्यम से वह सबसे निकट थे वास्तविक परिणामों के। तो हमने ये सिद्ध किया कि भाई सिर्फ लार्जेस्ट सैंपल साइज ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकता के साथ जो हमने सर्वे किया है वह वास्तव में एक अध्ययन केंद्र के लिए, एक शोध केंद्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और वह उसको कितनी वस्तुनिष्ठता के साथ करता है। और वह जो उसके साथ शोधार्थी जुड़ते हैं, जो उसके साथ प्राध्यापक जुड़ते हैं, जो उसके साथ छात्र जुड़ते हैं, उन सबके भी विकास में, उन सबके ज्ञान में कितनी समृद्धि करता है, यह सब हमने उस पहले अपने सर्वे के माध्यम से हम सभी ने सीखा था। और वहां से जो हमने शुरू किया उसको लेकर के जब हम फिर दिल्ली निगम चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव और फिर इन सब चीजों में जो लेकर गए हैं तो निरंतर हमने उसमें सुधार किया है और उस सैंपल साइज को भी बढ़ाने का प्रयास किया। जैसे कि मुझे याद पड़ता है कि वहां 89,289 जो हमने सैंपल इकट्ठा किया था उसको हमने टारगेट किया फिर कि हम इसको 1 लाख, दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हम 1 लाख का सैंपल साइज करेंगे, और वो हमने किया फिर दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए। और वो भी रिजल्ट हमारे सब जानते हैं कि कितने क्लोज रहे और बहुत सारे शोधार्थियों ने उनको अपने शोध पत्रों में प्रकाशित किया है। तो जितने भी लोग आज यहाँ इसको अटेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सबके लिए ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इतने बड़े एक अध्ययन से, इतने बड़े एक अच्छे सर्वे से हमें सभी को जुड़ने का अवसर मिल रहा है, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है। तो हम सबको गर्व होना चाहिए कि इतने बड़े एक सर्वे के साथ हम उसकी टीम के रूप में, टीम मेंबर के रूप में उससे जुड़ रहे हैं। और ये सचमुच हम सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनने वाला है, ऐसी मुझे आशा नहीं बल्कि संपूर्ण विश्वास है। और मैं आप सभी को, सर को, सभी टीम्स को अपनी शुभकामनाएं अग्रिम रूप में प्रेषित कर रहा हूं, क्योंकि अभी तो वास्तविक रूप में सर्वे होने में समय है, लेकिन हम इसी तरह से चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे यात्रा में यहां तक आए हैं ऐसे ही सर के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहेंगे। पुनः बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महादेव सर। डॉक्टर महेश कौशिक हमारे फेलो साथी हमारे केंद्र के साथ जुड़े हैं।
हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 से जब से इस केंद्र के तत्वाधान में हम लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न राज्यों के विधानसभाओं में और इवन म्यूनिसिपैलिटीज में जो हमने सर्वेस किए हैं, तो ये सर्वे भी जो हम लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब के करने जा रहे हैं, ये भी बहुत वैज्ञानिकता से और वस्तुनिष्ठता से ओतप्रोत रहेगा। मुझे पूर्ण जानकारी है और पूर्ण विश्वास है आप सब लोगों का। साथियों, मैं बता दूं कि वैसे तो सेफोलॉजी के क्षेत्र में, जिसको हम चुनाव विज्ञान कहते हैं, सेफोलॉजी के इस क्षेत्र में बहुत ही एस्टैब्लिश्ड पोलस्टर्स हैं, एजेंसीज हैं जो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से कराते जा रहे हैं। लेकिन जब भी हम परिणाम की ओर देखते हैं तो उनके परिणाम कभी भी चुनाव विज्ञान के या चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के समकक्ष नजर नहीं आते हैं। यही कारण है कि हम पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रेडिक्शंस नहीं होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं। और चूंकि इन सब को करने के पीछे जो हमारा मुख्य ध्येय है वो हमारे सभी यंग स्टूडेंट स्कॉलर्स को इंगेज करना है, उनको नया एक्सपोजर देना है। यही कारण है कि हमारे इन सभी सेफोलॉजिकल स्टडीज को करने वाले हमारे अपने ही स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं या सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। तो हमारे एक साथी ने कहा था कि सर, अगर हम उत्तर प्रदेश 2.0 जैसा करने जा रहे हैं, क्या हम पंजाब को भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो हमने पंजाब को और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों को हमने प्रयास किया कि हम दोनों राज्यों को सर्वे के लिए हम जाएंगे और शायद बहुत जल्दी ही चुनाव आयोग दोनों राज्यों में, बाकी राज्यों में भी चुनाव करवाने की घोषणा करेगा। तो उस घोषणा के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चूंकि चुनाव, जहां तक हमारी जानकारी है, पिछले अगर हम लोग घटना चक्र को देखें तो चुनाव लास्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होता है और फरवरी में चलता है और मार्च फर्स्ट वीक तक चलता है। तो अभी हमारे पास लगभग 2 माह का समय है इसको करने के लिए। और अभी तक जहां तक हमें लगता है, संध्या मैम, हमें कोई फंडिंग नहीं नजर आई है, मिली नहीं है। लेकिन हाँ, एक खुशी की बात है कि सीसीएस मेरठ ने हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, अपने कुछ जिलों के लिए, उन्होंने अपने स्टूडेंट स्कॉलर्स को हमारे इस सर्वे प्रोजेक्ट्स में साथ देने के लिए, सम्मिलित करने के लिए मुख्यतः अपना अप्रूवल दे दिया है हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने, जो प्रोफेसर तनेजा थे। और बहुत जल्दी हम उनके साथ एक एमओयू करने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमें सीसीएस मेरठ के द्वारा जरूर पूरा करने में सफलता मिलेगी। और हमारे अपने स्टूडेंट साथी जो इस वक्त राजेश जी, जो सीसीएस मेरठ से जुड़े हैं, शायद वो भी अपने कुछ और स्टूडेंट स्कॉलर्स फ्रेंड्स लोगों को बताएंगे कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का वैश्विक अध्ययन केंद्र इस सर्वे में सीसीएस मेरठ के साथ मिलकर बहुत सारे जिलों का भी एक अध्ययन कर पाएगा। इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बातें और रखूं, मैं चाहूंगा कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर रमेश भारद्वाज वो हमारे सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वचन दें और हमारा मार्गदर्शन करें कि हमें अब इतने जो समय जैसे कम होता जा रहा है, वैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए चुनौतियां भी हैं और कठिनाइयां भी नजर आती हैं। पर मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास फंडिंग भले ही ना हो, लेकिन बॉन्डिंग हमारी बहुत स्ट्रांग है। तो हमें उम्मीद है कि इस बॉन्डिंग के साथ हम जरूर इस मिशन को आगे ले पाएंगे। रमेश भारद्वाज सर प्रणाम सर, सबको मेरा सादर प्रणाम। सर मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। सर जहाँ तक हमारे कार्य की बात है, जितने भी सर्वे हुए हैं अभी तक, लगभग सबसे मैं भी जुड़कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और हर सर्वे आपके कैरेक्टरिस्टिक को अभिव्यक्त करता रहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि आपकी जो सत्यनिष्ठा है वो संदेह से प्रे है, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता।
तो ऊपर वाला हर सर्वे को उसी के अनुसार सिद्ध भी कर, साधन रहे ना रहे, अभाव हो उपलब्ध हो, इन चीजों का हमारे किसी सर्वे के परिणाम पे मैंने अभी तक कोई प्रभाव नहीं देखा है। आपके कुशल नेतृत्व में साथियों का जो एक बॉन्डिंग कहिए, समर्पण भाव कहिए, उनका अगाध, उसका ही ये प्रभाव है कि सभी लोग सब कुछ भूल करके और इतनी मेहनत करते हैं। मैंने खुद आंखों से देखा है कि उसके लिए कई बार शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो पूर्व अनुभव को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी पूरी टीम आपके नेतृत्व में चुनाव विज्ञान के इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ेगी। और आपने तो दिखा दिया ना कि चुनाव विज्ञान धन का क्षेत्र नहीं है, ये मितव्ययता और सटीकता का क्षेत्र है। तो आपने ये दो चीजें नई पैदा की हैं कि मितव्ययता के साथ में कैसे सटीक सर्वे के परिणाम दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपका और हमारे जो साथी लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्हीं के दम पे मैं ये दावा कर सकता हूं सर कि हमारे जो दोनों सर्वे हैं आने वाले समय में निश्चित तौर पे बहुत अच्छे होंगे और सटीक और भी ज्यादा सटीक होंगे। इसके लिए लेकिन ये है कि हम लोग थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करेंगे और जो भी हमारे जितने भी पर्सनल रिसोर्सेज हैं, अपने पर्सनल सोर्सेज हैं, उनको भी हम अभी से अपना डायरी में नोट करते चले जाएं। जो जहां जिसको जिस तरह की जिम्मेदारी मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सहयोग प्रदान करें, एक दूसरे के लिए मानव संसाधन भी उपलब्ध कराएं। जहां जिसको ये लगे कि हाँ यहाँ पे मेरा बंदा है तो हम उसको एक दूसरे को प्रोवाइड करवाएं। तो इस तरह से केवल ये ना सोचें कि हाँ मैं इतने इसमें हूं तो वो, यदि हमारे अन्यत्र भी कहीं लोग हैं, संपर्क सूत्र हैं, तो हम उनका भरपूर उपयोग करें और पूरी तरह से एक टीम की तरह हम काम करें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, कोई आग्रह नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा या उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बस हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपनी पूर्व परंपरा को साकार करना है और एक बार फिर सिद्ध करना है कि हाँ हमारा कार्य विश्वसनीय है और तथ्यपरक है और निश्चित तौर पे हम ऐसा करेंगे। इस शुभकामना के साथ एक बार फिर सभी साथियों को प्रणाम, सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी आत्मविश्वास के साथ, उसी सामूहिकता का परिचय देते हुए, उसी समर्पित संकल्पित भाव से हम सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव सर्वेक्षण में अहम भूमिका निभाते हुए हम अपने उस विजन और मिशन दोनों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जो दिल्ली विश्वविद्यालय और वैश्विक अध्ययन केंद्र जिस सेफोलॉजी के साथ आगे चल रहा है। तो साथियों, अगर आप मुझे केवल 10 मिनट की अनुमति दें तो मैं वैसे तो मैं सोच रहा था अनुश्रया जी, आज मैं आप लोगों से कुछ लेकर ही जाऊंगा। मैं हमेशा लेकर ही जाता हूं और आज कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा नहीं, बट मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा सोचता हूं कि मैं कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा नहीं तो मेरे बहुत सारे विद्यार्थी और शोधार्थी, विशेषकर गरिमा जी, परेशान होने लगती हैं कि जो सरप्राइज सर का होता है वो गायब हो जाएगा। तो आज फिर मैंने बहुत मेहनत की है संध्या में और उस मेहनत का ही ये प्रतिफल है कि आज मैं आप लोगों के साथ कैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव सर्वेक्षण को हम लोग अकम्प्लिश कर सकते हैं वो करेंगे। और मैं तो राजेश जी यही जानता हूं, आप सीसीएस मेरठ में बैठे हैं, कि जब भी हम लोग कोई क्रिकेट का खेल खेलते हैं, कोई मैच खेलते हैं, तो क्रिकेट के मैच में खेलने से पहले हम लोग कुछ ट्रेनिंग, कुछ प्रैक्टिस करते रहते हैं।
जिसको मुझे लगता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको शायद वार्म अप सेशन कहते हैं। जैसे गरिमा जी, इस कार्यक्रम में आने से पहले सभी लोग बहुत तैयार होकर आए होंगे। जिन लोग तैयार होकर आए थे उन्होंने अपने वीडियो को ऑन कर दिया है। जो लोग ज्यादा तैयार होकर कुछ और काम कर रहे हैं उन्होंने अपने वीडियो को ऑफ ही रखा है। और मेरे कहने के बावजूद भी बहुत लोगों ने ऑफ ही रखा है, लेकिन हाँ, अब राजेंद्र जी ने खोल दिया है। जी जी, आप क्षमा करें राजेश जी, मैंने बस ऐसे ही कहा था। तो मैं आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली एक बहुत छोटा सा एक वार्म अप इंटरेक्शन के रूप में है, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोगों के जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आप लोगों की जिज्ञासाएं होंगी, वैसे तो मैं ये मान के चलता हूँ क्योंकि हमारे प्रोफेसर पवन शर्मा भाई सीसीएस मेरठ से ये कहते हैं कि सुनील भाई, प्रश्न जो होते हैं वो समकक्ष लोग करते हैं, अध्येता लोग करते हैं, व्याख्याता लोग करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो जिज्ञासाएं रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों की जिज्ञासाएं होंगी मुझसे, क्योंकि अगर आप लोग जो हमारे कोलीग्स हैं, डॉक्टर संध्या वर्मा, डॉक्टर महेश कौशिक, डॉक्टर रमेश भारद्वाज सर, ये मेरे फेलो साथी हैं। ये अगर प्रश्न पूछेंगे भी तो मुझे लगता है ये प्रश्न करेंगे नहीं, क्योंकि ये शायद हमारी संस्कृति और संस्कार में ऐसा नहीं है। हम लोग प्रश्न करते नहीं, हाँ कुछ प्रश्न हो जरूर जाते हैं जिज्ञासाओं के रूप में। तो अजय यादव जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं वो छोटा सा प्रेजेंटेशन आप सब लोगों के सामने रखूं, जो हमें 2020 मैच की तरह एक वार्म अप सेशन की ओर लेके जाता है। अजय यादव जी। जी सर जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद अजय यादव जी। तो बस मुझे आप 10 से 12 मिनट का समय दीजिएगा। वैसे अनुश्रय, हमेशा बार बार हम कहते हैं 10 से 12 मिनट, लेकिन कहते कहते हम बहुत आगे तक चले जाते हैं, पर आज हम आगे नहीं जाएंगे। तो आज का जो प्रेजेंटेशन है ये तो प्रेजेंटेशन दिखाई दिया गरिमा जी? स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं आया अभी। तो प्रेजेंटेशन अभी हम दिखाए नहीं, तो फिर अभी आएगा कैसे? अब आया? यस सर, अब आ गया। हाँ, अब दिखाया है। तो ये आज एक वार्म अप इंटरेक्शन है अनुश्रया जी, गरिमा जी। और ये वार्म अप इंटरेक्शन इसलिए है जैसे कि हम टेस्ट मैच खेलते हैं, तो हम एक बड़ा टेस्ट मैच उत्तर प्रदेश और पंजाब का करने जा रहे हैं। तो ये एक वार्म अप सेशन है आज का सेशन। मुझे लगता है कि आज हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। और आज मैं सोच रहा था कि मैं कुछ आज कोटेशन लेकर आऊं, लेकिन अनुश्रया हमारी जो स्टूडेंट है वो कहते हैं कि सुनील सर, कोटेशन का आंसर हमेशा आप ही के पास होता है, तो इसलिए इस बार हमने कोई कोटेशन नहीं रखी है, कोई कोट नहीं रखी है। और ऐसा भी नहीं कुछ हम आप लोगों को बुद्धू बनाने वाला प्रयास कर सकते हैं, आज हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज हम चाहते हैं कि इस मिशन को, जो मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन पंजाब है, इसे हम कैसे एग्जीक्यूट करें। और इसके एग्जीक्यूशन के लिए आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग ऑफलाइन हैं, कुछ लोग ऑनलाइन हैं। तो आज एक नया कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ लॉन्च कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जरूर इसमें हेल्प करेंगे। तो हमारे जो साथी राजेश जी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस लिखते हैं संध्या मैम, वो एक एग्जाम्स लिखते हैं जिसको मुझे लगता है कि शायद आशीष जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस एग्जाम्स को क्या बोलते हैं जो सबसे पहले लिखा जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में? सर प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। जी सर। एक्चुअली थोड़ा हिंदी में डर लगता है आशीष जी, क्योंकि प्रारंभिक से प्रारंभिकी हो जाता है, जिसको हम लोग प्राथमिकी बोलते हैं ना, वो FIR के रूप में घबराहट हो जाती है कि वो, हाँ, FIR नहीं करना चाहते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला है, प्रारंभिकी, प्रिलिमिनरी। तो अगर हम इलेक्शन प्रीलिम्स की तरफ जाएं, तो आज हम आप लोगों से इलेक्शन प्रीलिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसमें हमने एक नया फिनोमिनन आज आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया है, जिसका नाम है S3 फिनोमिनन। तो अगर मैं आपको बहुत चंद सेकंड्स दूं, तो आप में से क्या कुछ लोग बताने का प्रयास करेंगे कि S3 क्या है? ये तो इस बारी कोई अवार्ड और रिवार्ड नहीं है गरिमा जी, बस ऐसे ही
कह सकते हैं ये। आशीष जी आप प्रयास करेंगे, हमारे साथ चंदा मामा भी हैं, सूर्यवंशी शालिनी भी हैं। सर हम लोग प्रयास कर रहे हैं आपस में, लेकिन कुछ ऐसा निकल नहीं पा रहा है सर। सुनील सर से स्टाइल निकला है सर, ट्रिपल एस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सुनील सर स्टाइल है, सुनील सर सर्वे है। आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। अब हमें लग रहा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको पकड़ लेते हैं कि हम क्या कहने जा रहे हैं। तो ये ऐसा इसलिए कहा गया है संध्या मैम, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसकी तैयारी जैसे आज हम कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी का नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं, ये इलेक्शन स्टडीज का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। और आशीष जी ने बहुत अच्छा कहने का प्रयास किया। आशीष जी मैं आपके लिए ताली बजाने के लिए भी निवेदन कर सकता हूँ। तो सर ये सामूहिक विचार है सर, ये हमारा व्यक्तिगत विचार नहीं है। सामूहिक विचार है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये S3 जो है, आपने जो प्रयास किया सामूहिकता से परिपूर्ण है, लेकिन ये वास्तविकता से अभी थोड़ा दूर है संध्या मैम। साथियों, जो इलेक्शन प्रीलिम्स है जो हम यूपी और पंजाब के संदर्भ में करना चाह रहे हैं, और हमारी तैयारी जो पिछले 5 महीनों से हो रही है निरंतर, और हम इसको पूर्ण रूप से कार्यान्वित करेंगे जनवरी के आखिरी सप्ताह में, जब चुनाव घोषणा के द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, हम कहें चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमने अपने 3 साथियों को चाहा कि उन 3 साथियों के साथ हम इस इलेक्शन प्रीलिम्स को करें। तो ये अगर हम 3 साथी देखें, क्योंकि तीनों फेलोज भी हो सकते हैं, हमारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले S3 के जो S3 को ले जाने वाले जो इनिशिएटर हैं, क्रिएटर हैं, इनोवेटर हैं, वो हैं हमारे प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा, जो इस समय JNU में हैं, और उन्होंने हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि वो उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अपने JNU की सारी टीम्स को उतारेंगे। और चूंकि वो हमारे फेलो हैं सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज में, और साथ ही साथ प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा का हमें बहुत आशीर्वाद भी मिला हुआ है कि उन्होंने हमें ICCSR से भी फंडिंग के लिए हमें सहायता देने का विश्वास दिलाया है। तो हमारे पहले S हैं प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा। आप अगर भारतवर्ष के उन चुनिंदा जोग्राफर में से एक हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, और इस बार वो इलेक्शन प्रोजेक्ट में हमें बहुत सहायता देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है हमें। तो हमारे पहले S प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा हुए। हमारे कोई दूसरा S कोई अगर हमारे साथी बता दें। हमारे दूसरे S वो हैं जो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से और धार्मिकता से जुड़े हुए हैं। हम इन्हें प्यार से इंद्र कहते हैं। ये है हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये दूसरे S हैं। पिछली बार अगर आप याद करें तो उत्तर प्रदेश 2017 में अपनी पूरी भारती कॉलेज की टीम को लेकर डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने हमें इतनी सहायता प्रदान की थी कि बहुत सारे सैंपल्स हमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल को अगर हम देखें, पश्चिमोत्तर को अगर हम देखें, तो पूर्वांचल साइड से बहुत सारे सैंपल्स हमें डॉक्टर नागेंद्र सिंह और उनकी भारती कॉलेज की टीम के द्वारा मिले थे। तो ये हमारे दूसरे जो कमिटेड प्रतिबद्ध हमारे ऑफिसर हैं, सर्वेयर हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं। अगर हम तीसरा S पूछें तो मुझे लगता है कि हमारे कोई साथी बताने का प्रयास करेंगे। आशीष जी, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे तीसरे S कौन हो सकते हैं? नहीं सर, और हमें तो मतलब आपने जो 2 बताए हैं, मतलब आप जिस तरह से बताते हैं ना सर, लास्ट में आपका डायलॉग होता है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आशीष जी देखिए, हमें तो यहाँ भी डाउट है अभी। प्रोफेसर कौशल शर्मा जी और डॉक्टर नागेंद्र सिंह के हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते हैं। और हमारे तीसरे S आप स्वयं हैं डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ल। और हम सब जानते हैं कि आपने पिछले इन 7 वर्षों में न केवल हमारे
वैश्विक अध्ययन केंद्र या विकासशील राज्य शोध केंद्र के रूप में, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में भी आपने जिस सक्रियता के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने हमें सभी चुनाव विश्लेषण में, चुनाव कार्यक्रमों में, चुनाव सर्वेक्षण में जो हमें सहायता प्रदान की है, उसके लिए हम सभी लोग आपके प्रति बहुत प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आपका आभार तो व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि आभार में भार होता है, तो हम आपका धन्यवाद देते हैं कि ये हमारे 3 एस हैं जिन्होंने हमारे इलेक्शन प्रीलिम्स को प्रारंभ में भी और पूर्व में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें संचालित करने के लिए, उनको संपन्न करने के लिए और उनको अभूतपूर्व परिणामों की ओर अग्रसर करने के लिए। तो मैं प्रोफेसर कौशल कुमार शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ल, आप तीनों को हृदय से बधाई देता हूं। आपको मैं नमन करता हूं वैश्विक अध्ययन केंद्र की ओर से, और मैं और स्वयं संध्या मैम आज जो यहाँ बैठे हैं, और हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर रमेश भारद्वाज सर, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर, और हमारे फेलो साथी डॉक्टर मालविका सिंह और डॉक्टर महेश कौशिक, मैं आप सभी की ओर से अपने उन तीनों एस फैक्टर्स को, एस फिनोमिनन को नमस्ते करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आशीष जी, यहाँ तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ? क्या मैं आगे चलूं? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सम्मान के लिए, लेकिन जो हमने शुरू में कहा था अब वो यहाँ पर प्रूव हो गया है, ये सुनील सर से स्टाइल ही है सर। और दूसरी बात भी एकदम सही है कि मैं आप सभी को बता दूं प्लीज, 2 तक तो ठीक है, लेकिन तीसरा जो नाम सर ने लिया है उसमें सर का वो डायलॉग एकदम ठीक है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि हमने जो किया है यहाँ पर तीसरा एस तो सुनील सर ही होता तो बहुत अच्छा है। नहीं साथियों, वैसे ये सब कुछ हुआ है और सब कुछ हम सीखते भी हैं। नहीं साथियों, ये प्रोफेसर कौशल शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डॉक्टर आशीष कुमार शुक्ल, बल्कि आज मुझे बहुत खुशी है कि इससे पहले हमने आशीष जी को मिस्टर आशीष कुमार शुक्ल के रूप में संबोधित किया था, बट आज आप स्वयं डॉक्टरेट हो गए हैं और बहुत कम आयु में आप डॉक्टरेट आपने प्राप्त की है, और बहुत अच्छे से आपने डॉक्टरेट प्राप्त की है दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग से। तो हम सभी आपको आपके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए जो आपने शोध में किया है उसके लिए हम सब आपको बधाई देते हैं। विशेषतः ये जो S3 फिनोमिनन है, ये आप तीनों के द्वारा ही दिया गया है। मैं ऐसा अगर कहता हूं तो ये गलत होगा, क्योंकि आप तीनों का जो योगदान है वो बहुत अभूतपूर्व योगदान है चुनाव के लिए। लेकिन ये जो S3 है, ये S3 कौशल शर्मा सर, नागेंद्र सर और आशीष शुक्ला सर आप नहीं हैं। हाँ, आपके योगदान को हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आपके योगदान को हम हमेशा पूछते रहेंगे, उसको हमेशा स्वीकारते रहेंगे, और उसी के कारण आज हम यहाँ तक आए हैं। लेकिन हाँ, आप तीनों ने हमें इस इलेक्शन प्रीलिम्स में S3 फिनोमिनन के गठन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं आप तीनों को जरूर धन्यवाद दे रहा हूं। ये मैंने जो क्रॉस किया है, ये क्रॉस इसलिए नहीं किया है कि आप लोगों का योगदान कम है, ये क्रॉस इसलिए किया कि S3 फिनोमिनन, जैसा आपने कहा था, वो आप तीनों पर चरितार्थ नहीं होता है। तो साथियों, S3 फिनोमिनन क्या है और ये इलेक्शन प्रिलिमिनरीज क्या है, जिसको हम सब लोगों को ध्यान से देखना है। तो ये S3 जो हम सभी साथियों को अपने इस चुनाव सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत ध्यान से फोकस करना है। तो ये S3 3 S को संबोधित करता है। सबसे पहला S कि इस चुनाव को करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है सर्वेयर्स। तो फर्स्ट S of this S3 phenomenon belongs to the surveyors. So the surveyors constitute the most important component of our election prelims, which we as Center for Global Studies in association with many other universities and centers are going to undertake as part of our Mission Uttar Pradesh and Mission Punjab. तो आशीष जी, पहला S जो हम कौशल सर से ले रहे हैं वो हमारा सर्वेयर है, क्योंकि कौशल सर ही हमें बहुत सारे सर्वेयर्स भी प्रदान करेंगे।
दूसरा जो एस है जिसको हमने इंद्र को कहा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन था कि जब भी हमने कहा कि हमारा टारगेट 1 लाख सैंपल्स होना होता है, तो भारती कॉलेज की पूरी टीम उन 1 लाख के मिशन को पूरा करने में हमें मदद करती थी। तो वहां से हमने सेकंड एस लिया है, इसका अर्थ है सैंपल्स। अर्थात हमारे S3 फिनोमिनन में, इलेक्शन प्रीलिम्स में, हमें सैंपल्स को बहुत ध्यान से जुटाना है। और जैसा कि महादेव सर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की शुरुआत हमने लगभग 80,000 से अधिक सैंपल से की थी, और उसके हमने 1 लाख के उस डेडलाइन को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में पूर्ण करने का प्रयास किया था। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसको हमने 80,000 से अधिक सैंपल्स इकट्ठे किए थे, इस बार हमारा सैंपल्स का साइज जो है वो प्राइस के रूप में सब लोगों को दिखाई दे, वो उत्तर प्रदेश में और पंजाब दोनों में ही नजर आता है। तो हमारे जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह हैं और हैं, उनसे हमने सैंपल्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कितने कलेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से कलेक्ट कर सकते हैं, इसका हमने उनसे बहुत ज्ञान लिया है और उसका लाभ भी अर्जित किया है। और आशीष जी, आप हमारे जो तीसरे एस हैं, हमने ऐसे ही आपका नाम नहीं रखा था आशीष जी, आपसे हमने इलेक्शन स्ट्रैटेजी सीखी है कि अगर हमें चुनाव को ऑब्जेक्टिवली और साइंटिफिकली अगर हमें रखना है तो कैसे रखना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। साथियों, हम आपको बता दें कि वैश्विक अध्ययन केंद्र, सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज, does not follow the guidelines, does not follow the strategies which are generally acquired by the commercial professional pollsters and poll agencies, because they believe only in predictions of results. Ours is not a focus on predictions. We actually try to emphasize projections. तो हमारी जो strategies है, जो हमारी रणनीति है, हमारी कार्यनीति है, वो जो हमने आशीष जी से बराबर सीखते रहे हैं कि कैसे हमें सैंपल्स को और सर्वेयर्स को मोबिलाइज करना है, हमें उनको मॉनिटर करना है, उनको कोऑर्डिनेट कराना है, उसके लिए हमें स्ट्रैटेजी चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जब भी 2020 का मैच हो या टेस्ट मैचेस हो, अगर हमें खेल को जीतना है, मैच को जीतना है, चुनाव को जीतना है, सर्वेक्षण को सटीकता से परिणाम उन्मुख करना है, तो हमें अपने स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी होगी। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट एस हैं आशीष जी, ये हमारे इलेक्शन प्रिलिमिनरीज हैं, जिसके आधार पर हमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव को आने वाले दिनों में पूरा करने का प्रयास करना होगा। यहाँ तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूँ गरिमा शर्मा जी, अनुश्रेया जी, राजेश जी? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं अपने, अब हम इन तीनों को अगर बहुत ब्रीफली फोकस करें तो ये जो 3 हमारे एस हैं, S1, S2, S3, तो इनको हम लोग अगर बहुत ब्रीफली देखते हैं कि कैसे हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो अब लेट्स गो टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज S1। और S1 में हमें पहले सर्वेयर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस पर हमारा सारा फोकस होना चाहिए। तो मेरा निवेदन हमारे अभी उन सभी साथियों से है जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में, हमारे इस चुनाव अभियान में जुड़ना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें सर्वेयर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये सर्वेयर्स कौन हो सकता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो सर्वेयर्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ये स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स कॉलेजेस से भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं, ये स्टूडेंट्स हमें भिन्न भिन्न संस्थाओं से भी मिल सकते हैं। तो इन सर्वेयर्स को पहचानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग जहां जहां भी स्टूडेंट्स हमें लगते हैं जो उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों से संबंधित हैं, वहां से आते हैं, हमें उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है
और आने वाले समय में जैसे प्रोफेसर रमेश भारद्वाज साहब ने कहा कि हमें उन स्टूडेंट्स को रोपिंग करना है ताकि समय पर हम उनकी सहायता ले सकें, उनकी सेवाएं ले सकें और उनके द्वारा से हम अपने इस चुनाव मिशन को पूर्ण कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी हम सर्वेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 90 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें लगभग 60 से 70 कॉलेजेस हैं जहां पे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के भी हैं और अदर सोशल साइंसेस के भी हैं। हमें उन सबको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली हमारे एमफिल एंड पीएचडी से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि राजेश जी जो सीसीएस मेरठ से हमारे साथ हैं, ऐसे और बहुत सारे साथी हमारे साथ होंगे, उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च में जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सर्वेयर्स में हम उन स्कॉलर्स को भी लें, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स से थोड़ा एकेडमिकली भी और रिसर्च के तौर पर भी ज्यादा साउंड होते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को गाइड भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन बी गाइडेड बाय द स्कॉलर्स, द रिसर्च स्कॉलर्स, and research scholars can themselves get good exposure in terms of their interaction with the voters and the electors. तो हमें ये भी देखना चाहिए और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे स्कॉलर्स हैं जो हमारे इस चुनाव अभियान में, चुनाव सर्वेक्षण अभियान में अभी रुचि रखते हैं, तो वो कौन कौन है। वो सोशल साइंसेस में, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, वो अर्थशास्त्र है, वो समाजशास्त्र है, वो लोक नीति है, या और किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं। तो हमें उन स्कॉलर्स को भी आइडेंटिफाई करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में, अपने अपने विभागों में और अपने अपने कॉलेजेस या अपनी अपनी संस्थाओं में। इसके अतिरिक्त हमने देखा हुआ कि हमारे कुछ ऐसे भी साथी होते हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स के रूप में फॉर्मली इंगेज नहीं होते हैं, वो पास आउट भी होते हैं, लेकिन उनकी बहुत दिलचस्पी होती है हमें हेल्प करने के लिए। हमें याद है कि 2017 में जो हमने यूपी का चुनाव किया था, तो हमें ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट मिले जिन्होंने बहुत ही सेल्फलेसली हमारे इस अभियान में, इस सर्वेक्षण अभियान में हमें अपनी भूमिका दी, हमें सहयोग दिया। तो ये जो तीसरी जो कैटेगरी है वो है सेल्फलेस एक्टिविस्ट की। ये वो सेल्फलेस डिवोटीज हैं जो चाहे हमारे घरों के पास हो, हमारे मोहल्लों में हो, या हमसे किसी न किसी रूप से वो पास आउट भी हो सकते हैं। तो हमें उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करना है। इन तीनों के माध्यम से हम बड़े से बड़े मिशन को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। यहां तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं अनुश्रेया? यस सर। तो अब हम अपने सेकंड कोच में चल रहे हैं। जैसे कि संजय मैम होता है कि हम ट्रेन में होते हैं, तो हमारा S1 कोच होता है, उसके बाद हम S2 कोच में चलते हैं। तो अगर हम S2 फिनोमिनन के पार्ट कंपोनेंट की तरफ चले, तो ये है कि अब हमें सैंपल्स कैसे कलेक्ट करने हैं। और सैंपल्स अगर हम कलेक्ट करते हैं तो ये सैंपल्स कलेक्शंस, जिसको हम कोलेटिंग कहते हैं, ये बहुत आसान लगता है, बहुत आसान दिखता भी है, लेकिन संध्या में भी बहुत आसान होता नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सभी नहीं, लेकिन हमारे कुछ साथी अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए वो कन्वीनियंस बनाकर सैंपल्स को इकट्ठा कर दे दें और हमें पता ही नहीं चल पाएगा। तो जब भी कन्वीनियंस पर आधारित सैंपल्स होते हैं तो वो हमेशा हमारे रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं, वो मिसलीड करते हैं हमारे रिजल्ट्स को। तो सैंपल्स का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे जो भी सर्वेयर्स, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हैं या सेल्फलेस डिवोटीज हैं, जब वो सैंपल्स को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करें, जब वो एक्चुअल सर्वे में जाएं, जैसा कि हमारे इंद्र सर अपने बच्चों को जब लेके जाते हैं, तो हमने उनसे सीखा है कि सैंपल्स को कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो सैंपल्स का कलेक्शन बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ ये कोशिश करना चाहिए कि अगर हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ली है, लेट्स टेक दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ से प्लेस कॉल्ड बड़ौत या बागपत, तो हमने बड़ौत या बागपत की कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ली है, क्योंकि हर सर्वेयर को कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खुद से विजिट करना होगा।
तो जब भी हम सैंपल्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इकट्ठा करें तो हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुख्यतः 4 भागों में बांट लें। और 4 भागों में कैसे बांटेंगे? हम सेंटर में खड़े होकर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4 भागों में बांटें। अर्थात अब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टडी कर रहे हैं, सैंपल्स इकट्ठा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सेंटर में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम देखें कि उसके 4 भाग कौन कौन से होते हैं। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर हम देखें तो उसका एक भाग ईस्टर्न पार्ट हुआ, तो हम कोशिश करें कि हमारे 25% of the samples must come from eastern part of the constituency. Another 25% of samples must be taken from western part of the constituency. Similarly, we can go for northern part of the constituency with 25% of samples and southern part of the constituency with another 25% of samples. So हम कोशिश करें कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में जो हमें सैंपल्स ले, हम चारों साइड उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के चारों भागों से, चारों क्षेत्रों से हम लोग सैंपल्स को इकट्ठा करें। उससे हमारे सैंपल्स के कलेक्शन में मुझे लगता है कि बहुत ही ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिसिटी रहेगी, हमारे रिजल्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी एक्यूरेसी के रूप में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि एक स्टूडेंट या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक स्टूडेंट या एक बैच हमें 100 से 1000 सैंपल्स इकट्ठा कर सकता है। तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि each of the students from a particular group must come at least with 100 samples. If it is a team of say 10 students in a constituency, तो कम से कम हम 100 सैंपल्स लें। अगर हमारे पास 5 लोगों की टीम है और हम लोग जा रहे हैं तो we can broadly collect minimum 100 samples and maximum 1000 samples from one particular constituency. सैंपल्स का साइज बड़ा भी हो सकता है, बट हमारा ये ध्यान होना चाहिए कि कम से कम हमें 100 सैंपल्स को जरूर लेना चाहिए। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी को इलेक्शंस कैंपेन या इलेक्शन सर्वेक्षण के दौरान अगर हम उसको पहले से पढ़ लें, देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो हमें उसको स्टडी करना, सैंपल्स को इकट्ठा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जब हम सैंपल्स की बात करते हैं कि इसका हम कैसे हम हाउस होल्ड से बात करते हैं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमारे सैंपल्स चारों भागों से किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के आते हैं तो उसमें संभावना जो होती है वो प्रमाणिकता की या एक्यूरेसी की संभावना वो ज्यादा अच्छी रहती है। यहां तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं। श्रीवंशी शालिनी जी। यस सर। तो मैं ऐसे किसी का भी नाम ले दिया करूंगा, इसलिए प्लीज आप अटेंटिव रहें। अब हम अपने S3 कोच की तरफ चलते हैं और ये जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है, नोशन है S3 फिनोमेनन का, जो हमने आशीष जी से लिया है और आपके सामने हमने कहा। इसको अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है, हाउ कैन वी एक्चुअली स्ट्रेटेजाइज द सर्वे। तो स्ट्रैटेजी सर्वे के लिए क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इलेक्शन सर्वे का। तो स्ट्रैटेजीज को इन्वॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली हमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए होती हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजाइजिंग सर्वे इज कॉल्ड वोट। जब भी हम वोट की बात करते हैं, अर्थात जो भी सर्वेयर जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए वो पहले देख ले कि मैं किस व्यक्ति का वोट मेजर करूंगा। मैं इंडिविजुअल का वोट मेजर करूं या मैं उस इंडिविजुअल के द्वारा उस पूरे हाउस होल्ड का वोट मेजर करूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सर्वे स्ट्रैटेजी का। इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम हमेशा वोट को स्टडी करने के लिए, सैंपल इकट्ठा करने के लिए जब भी हम हाउस होल्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा फोकस ये जरूर होना चाहिए कि वो एडल्ट वोटर हो। कहीं हमें लगा कि नहीं, हम पार्क में कुछ बच्चों को खेलते खेलते उनका नोशन ले लिया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी हमारा वोटर 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका वोट काउंट होता है, हमें उसी का ही हमें सैंपल लेना है, उसी का सैंपल इकट्ठा करना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जब भी हम सर्वे स्ट्रैटेजीज की तरफ देखते हैं तो वो ये है कि क्या वो जो वोटर
जिसका हम वोट असेस करने जा रहे हैं, क्या उसका वोट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉल करता है नहीं करता है। ये भी होता है कि हमारे बहुत सारे जो वोटर्स होते हैं वो पलायन करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे कहें तो मैं दिल्ली में मेरा घर है और प्रेज्यूम करो कि मैं वेस्ट बंगाल रहता हूं, तो मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव में वोट नहीं डाल पाऊंगा, या मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं डाल पाऊंगा अगर मेरा वोटर जो आइडेंटिफिकेशन है, वोटर कार्ड है, वो दिल्ली से बना हुआ है। तो हमें इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो जिसका हम सैंपल ले रहे हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या उस राज्य के लिए उसका वो मत उपयुक्त है या नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है जो हमें देखना है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो वो है वोटिंग। वोटिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है कि हम लोग एक्चुअल रिजल्ट्स के लिए, हमने देखा है कि इलेक्शंस में डिवियंस बहुत आसानी से होता है। डिवियंस का मतलब ये होता है कि आज एक महीना पहले वोटर कुछ कहता है, एक महीने के बाद उसका मत कुछ और हो सकता है। तो यहां वोटिंग से मतलब हमारा है पोलिंग से, अर्थात कि हम लोग तभी मतदाता का मत जानने की कोशिश करें जब चुनाव के आखिर के 4 या 5 दिन रह गए होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो वोटर होता है उसका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है। उसने मुख्यतः अपने प्रेफरेंसेस को, अपनी पसंद को, अपनी प्राथमिकता को चुनावी प्रतिदर्श के रूप में प्रकट करने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। तो इन ऑर्डर टू काउंटर डिवियंस वी नीड टू गो फॉर कलेक्टिंग द सैंपल्स ओनली ड्यूरिंग द डेज ऑफ द पोलिंग। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जो पोलिंग होती है वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में 36 घंटे पहले, 36 आवर्स पहले खत्म हो जाती है। सपोज की पोलिंग संडे को सुबह 5 बजे होनी है तो वो पोलिंग फ्राइडे की शाम को 5 बजे बंद हो जाएगी। तो हमारा प्रयास ये होगा कि जो प्रीसीडिंग 5 डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और अर्ली फ्राइडे, हम लोग उस समय में पोलिंग में हम उस समय में कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक मतदाताओं से, हाउस होल्ड से मिलें और हम लोग उसके मत को जानने की कोशिश करें। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्वे स्ट्रैटेजी का। अगर हम एसेस करते हैं, आखिरी डेज में करते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा मत का रुझान परिवर्तित नहीं होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है स्ट्रैटेजी का, वो है कि जो वोटर्स है, वो वोटर्स जो है वो कौन वोटर्स है। अर्थात हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। एक कि जब भी हम वोटर से मिलें तो डाइवर्सिटी हमारे जहन में जरूर होनी चाहिए, अर्थात कि हम जितने डाइवर्स सैंपल्स लें इन टर्म्स ऑफ वोटर, जितने डाइवर्स वोटर से मिले उतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन हो सकता है डाइवर्स वोटर्स, अर्थात हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक ही कास्ट के सारे वोटर्स का सैंपल्स ना लें, हम एक ही क्लास के सारे वोटर्स का सैंपल्स ना लें, हम सभी महिलाओं का ना लें, हम सभी पुरुषों का ना लें, हम मेजॉरिटी का ना लें, हम माइनॉरिटी का ना लें। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वोटर्स के सैंपल्स लेने में हम यंग वोटर्स और ओल्ड वोटर्स उनका भी ध्यान रखें, हम माइनॉरिटी वोटर्स एंड मेजॉरिटी वोटर्स उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते रहें, हम पुरुष वोटर्स और महिला वोटर्स उस पर भी हम रखें, और हम ये भी कोशिश करें कि जितनी प्लूरैलिटी ऑफ वोट, जितना अधिक से अधिक संख्या हमें मिलेगी तो वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में कहा सैंपल्स कलेक्शंस के लिए कि हम कोशिश करें कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के हम सभी वोटर्स को, लिटरेट वोटर्स, इलिटरेट वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स, लॉन्ग टाइम वोटर्स, महिला वोटर्स, पुरुष वोटर्स, इन सारे वोटर्स को हम लें ताकि प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी दोनों हमारे इस सर्वे अभियान के अंदर, सर्वेक्षण अभियान के अंदर हमें प्राप्त हो। यहां तक मैं अपनी बात ठीक से कह पाया हूं? यस सर। तो अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में, और ये पार्ट है कि अब हम इस इलेक्शंस को जो 2 राज्यों में होने जा रहे हैं, जो हमारा प्राथमिकता है,
इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, इस इलेक्शंस को कोऑर्डिनेट करने की जो 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 जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो कौन निभाएगा। ये हम सब जानते हैं कि ये जो इलेक्शन सर्वे है ये सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही तत्वाधान में हुआ जो किया जा रहा है। तो इसका जो मूल केंद्र है वो सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज CGS ही रहेगा। CGS अन्य विश्वविद्यालयों से मिलकर, अन्य महाविद्यालयों से मिलकर, अन्य संस्थाओं से मिलकर इसे और प्रासंगिक और इसे और फैसिलिटेट करने का प्रयास करेगा। लेकिन इसको करेगा कौन? इसको करेगा हमारे अपने साथी जिनको हम समन्वयक कहते हैं, कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं। साथियों, आज हम बहुत बारीकियों में नहीं जाएंगे, गहराइयों में नहीं जाएंगे। आज हम चाहेंगे कि इस मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन पंजाब को, जिसको हमने CGS समीक्षा 2022 का नाम दिया है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव विश्लेषण के संदर्भ में, इसको कोऑर्डिनेट हमारे 4 साथी मुख्यतः करेंगे और वो फिर अपनी सब्सिक्वेंट टीम्स बनाएंगे। तो चूंकि सभी टीम्स के नाम मुझे यहाँ देने में मुझे लगता है काफी समय लग जाता है, और अनुश्रेया को मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम 10 मिनट लेंगे, लेकिन अनुश्रेया बोलते बोलते मुझे लगता है कि हमने 30 मिनट ले लिए, तो आप हमें क्षमा करें। बस ये आखिरी स्लाइड है। इस स्लाइड में हम चाहेंगे कि इस मिशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो एक टीम हमारी फेलो काउंसिल और हमारी रिसर्च कमेटी ने जो हमारी सेंटर की, जिसने बहुत फॉर्मली इस टीम को अपनी अनुमति दी है सर्वसम्मति से। तो साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये दायित्व जो है हमारी रिसर्च कमेटी और फेलो काउंसिल ने दिया है प्रोफेसर रमेश भारद्वाज को। तो प्रोफेसर भारद्वाज उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर होंगे और उत्तर प्रदेश में जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, हरित प्रदेश, अवध प्रदेश, बुंदेल प्रदेश, पूर्वांचल प्रदेश, इन चारों क्षेत्रों को समन्वय कैसे करना है, इसका दायित्व प्रोफेसर रमेश भारद्वाज को सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज की रिसर्च कमेटी और फेलो काउंसिल ने दिया है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रमेश भारद्वाज सर। मैं आपके इनपुट्स लूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उत्तर प्रदेश के साथ साथ थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 403 उसकी विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनको 4 क्षेत्रों में हमने बांटा है। तो इन चारों क्षेत्रों को कवर करते हुए, 75 जिलों को पूरा करते हुए 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो सर्वेक्षण है उसका सारा दायित्व प्रोफेसर रमेश भारद्वाज के पास है। और प्रोफेसर रमेश भारद्वाज स्वयं में संप्रभु हैं। संप्रभु गरिमा जी वो होता है जो स्वयं का प्रभु होता है, अर्थात वो स्वायत्त हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो संप्रभु हैं कि वो उत्तर प्रदेश में अपने किन फेलो साथियों को लेंगे और वो जो रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो किन और साथियों के साथ इस सर्वेक्षण को पूरा कराएंगे। ये सारी स्वतंत्रता, संप्रभुता प्रोफेसर रमेश भारद्वाज आपके पास होगी उत्तर प्रदेश को लेकर। आपको बहुत बहुत बधाई परिवार की ओर से, हम सब की ओर से। साथियों, उत्तर प्रदेश के बाद हम चलते हैं मिशन पंजाब के लिए। और पंजाब के लिए लोग सोच रहे थे तो थोड़ा परेशान भी हो रहे थे कि पंजाब चूंकि एक डिफरेंट स्टेट है भाषा को लेकर या अन्य विभिन्नताओं को लेकर, और हमारे बहुत सारे साथी पंजाब से नहीं आते हैं, तो पंजाब को लेके एक कहीं ना कहीं एक डिलेमा बना हुआ था। लेकिन फिर रिसर्च कमेटी और फेलो काउंसिल ने ये निर्णय लिया कि इसका दायित्व एक ऐसे फेलो साथी को दिया जाना चाहिए जो हर कार्य को बहुत ही निष्पक्षता के साथ ही और बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ करती हैं। तो इसलिए हमारे केंद्र की दोनों समितियों ने मिशन पंजाब के लिए हमारे को साथी पंजाब कोऑर्डिनेटर बनाया है। मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर संध्या वर्मा जी को, आपको पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया है इस सर्वेक्षण के लिए। पंजाब में जो 2 बड़े विश्वविद्यालय हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उनके साथियों ने हमें विश्वास दिलाया है कि वो हमारी मदद करें, आपकी मदद करेंगे।
डीएवी कॉलेज जलंधर जो अपने आप में विश्वविद्यालय, वहां के साथी ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि वो आपकी मदद करेंगे। तो हमारे बहुत सारे साथी जो पंजाब से आते हैं या पंजाब से जुड़े हैं, तो डॉक्टर संध्या वर्मा पंजाब का सारा दायित्व स्वयं से वहन करेंगे। आप संप्रभु हैं और जिनके साथ भी आप काम करना चाहेंगे, जिनकी भी सेवा आप लेना चाहेंगे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्कॉलर्स, हमारे कुलीग्स, हमारे फेलोज, वो सब आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे। साथियों, हम दोनों राज्यों की टीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो पिछले अगर हम बिहार के चुनाव से देखें तो वो सपोर्ट हमें विशेषकर टेक्निकल टीम की तरफ से मिल रहा है। हमारे एक युवा साथी से जो हमारे छात्र भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, क्योंकि पिछले कई समय से उन्होंने हमारे इन सैंपल्स के साइज को और सैंपल्स की ऑथेंटिसिटी को, एडुकेसी को, वैलिडिटी को बहुत अच्छे से हेल्प किया है। तो इस दोनों टीम्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए टेक्निकली जो हमारे साथ हैं वो हमारे साथी हैं अरुण जी, जो टेक्निकल कोऑर्डिनेटर होंगे। आप डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं और लगभग 10 वर्षों से आप कार्यरत हैं दिल्ली निदेशालय में, और आपका बहुत साथ, सहयोग, समन्वय हमें मिलता रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये दायित्व भी हम सब लोग आपको दें, और ऐसा निर्णय हमारे सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज की फेलो काउंसिल रिसर्च कमेटी ने किया है। साथियों, अब तक हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हमेशा तीन ही पॉइंट्स देते रहे थे, और हमारे सभी साथी जानते हैं कि सुनील सर के हर स्लाइड में 3 ही ज्यादा होते हैं। इस बार हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब डेविड ईस्टन ने अपना पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच दिया था, या पॉलिटिकल सिस्टम एक नया ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत किया था, आलमंड एंड पावेल ने उसको थोड़ा एक्सपेंड किया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, बताई, जो संजय मैम हम सब जानते हैं कि कैसे स्ट्रक्चरल फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस को काम करते हैं, और स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन को करने के लिए उन्होंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट जो स्तंभ है, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वो स्तंभ है जिसको हम कहते हैं मीडिया। तो साथियों, उत्तर प्रदेश और पंजाब को टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का ये जो दायित्व है, ये हमारे एक नई युवा साथी को दिया जा रहा है, जिसका निर्णय सेंटर फॉर ग्लोबल स्टडीज की कमेटी ने सर्वसम्मति से भी किया है, और बहुत प्रसन्नता पूर्वक किया है कि ये दायित्व हम एक नए युवा साथी को देने जा रहे हैं, और उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। तो ये हमारे जो चौथे स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, हमारे सर्वे के, वो है हमारे युवा साथी। शायद वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि उनका नाम आज जहाँ पर आएगा। आज वो हमारे साथ उपस्थित हैं, जिनके उगने पर हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वो है हमारी सूर्यवंशी शालिनी जी। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगी, और हमारे इस सर्वे मिशन को पूर्ण करने में, उसे कार्यान्वित करने में, और उसे उपलब्धि के रूप में उच्च कोटि तक पहुंचाने में आप हम सबका मार्ग प्रशस्त करेंगी। तो मैं केंद्र के प्रथम सेवक की ओर से प्रोफेसर रमेश भारद्वाज को उत्तर प्रदेश प्रभारी के रूप में, डॉक्टर संध्या वर्मा जी को पंजाब के प्रभारी के रूप में, श्री अरुण जी को तकनीकी प्रभारी के रूप में, और शालिनी जी को मीडिया प्रभारी के रूप में सर्वसम्मति से चयनित करने के लिए मैं आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप चारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो साथियों, एक बार पुनः आप सब लोगों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे समय ज्यादा लेने के बावजूद भी आपने मुझे बीच में कहीं रोका नहीं, कहीं टोका नहीं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कहीं आप लोग मेरे इस प्रेजेंटेशन से बहुत वो हो गए हैं,
लेकिन आप लोगों के चेहरे पर यह प्रसन्नता इस बात का परिचायक है कि आप सभी लोग बहुत खुश हैं। और रमेश भारद्वाज सर, मैं बता दूं कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मुझे आज सबसे ज्यादा समय लगा। सीधा समय इसलिए भी लगा महादेव सर की मुझे जया ने जिस तरीके से प्रेरित किया है, तो वो तीन का जो संगम है जो प्रयागराज में उन्हीं के द्वारा मैं जानता हूं। सबसे कठिन कार्य था कि मुझे अपने इन फेलो कोऑर्डिनेटर्स के लिए जो उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें खोजने का था। तो मुस्कुराती हुई तस्वीरें खोजने में मुझे बहुत समय लग गया संध्या मैम, क्योंकि ये एक बहुत गोपनीय मिशन था जिसको मैंने आज आप लोगों के सामने साझा किया है। मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं और अपने चारों फेलो कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ओवर टू रमेश भारद्वाज सर एंड महेश कौशिक सर जी। सर हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने कहा कि संप्रभुता हमारी होगी। आपने एक चीज सिखाई है कि संप्रभु बनकर नहीं, सेवक बन के काम करना चाहिए। तो हम सेवक बन करके कोऑर्डिनेट करेंगे, सर्वसम्मति कायम करेंगे, सबकी सम्मति लेंगे और सबकी शक्ति का समुचित सदुपयोग करेंगे। और आपका आशीर्वाद स्नेह हमारे साथ है और इतनी अच्छी टीम, इतने अच्छे साथी हैं, तो निश्चित तौर पे एक नया इतिहास रचेंगे अब की बार हम लोग सैंपल कलेक्शन करने में। एक बार फिर आपका धन्यवाद, सभी साथियों का धन्यवाद। फिर साथियों को प्रणाम करते हुए एक बार फिर साथियों। जी सर, थैंक यू सर। अपने साथ और सभी के साथ जुड़ने का मौका देने के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मेरी ओर से भी सर सभी को जो भी आपने सब जिम्मेदारियां दी हैं, पंडित जी सर को, श्री रमेश भारद्वाज जी को और आदरणीय संध्या जी को, अरुण जी को, शालिनी जी को। और मुझे लगता है कि ये क्योंकि आपके पास समय भी कम था और इसलिए आप सबकी चीजों के आप नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ मुझे अभी भी 34 जो प्रतिभागी यहाँ अपनी वर्कशॉप में इसमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो वो 34 के 34 ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उन 34 के संपर्क में जो अन्य लोग आएंगे जिनके माध्यम से हम ये सारा सर्वे पूर्ण करेंगे, उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी लोग इस कार्य को अंजाम देने के लिए अपना अथक परिश्रम करेंगे और सभी अपना संपूर्ण देंगे, तभी हम इसे उस स्थिति में पहुंचा पाएंगे कि जिसमें पंडित जी ने कहा कि इतिहास लिख पाए। और निश्चित रूप से किसी भी अध्ययन केंद्र के लिए इस तरह के सर्वे मील का पत्थर साबित होते हैं। 2017 का सर्वे हम देख चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हम उससे कहीं और कुछ और कदम आगे की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सफलता की नई कहानी ये सर्वे अपने आप में लिखेगा, आप सबके माध्यम से और सर आपके मार्गदर्शन में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो भी अगली टीम्स होंगी, अगली मीटिंग्स होंगी, वो ये सभी कोऑर्डिनेटर्स आपस में डिस्कस करके फाइनल करेंगे। और अब हम सीधा फाइनल में मिलेंगे जब हम लोग एक्चुअली इलेक्शन सर्वे के लिए जाएंगे। जैसा कि महेश सर ने कहा है, हम सभी साथी जो भिन्न भिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, हम उनको बता दें कि ये एक हमारा ब्लूप्रिंट है, हम कैसे इसको आगे एग्जीक्यूट करना है। और हमें आशा है कि आने वाले समय में हम लोग फिजिकल मोड में जाके या इवन ऑनलाइन मोड में, जहां जहां संभव ऑनलाइन होगा ऑनलाइन करेंगे, जहां जहां ऑफलाइन की संभावनाएं होंगी ऑफलाइन करेंगे। लेकिन हम दोनों राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों का, पंजाब के 117 और यूपी के 403, तो दोनों को अगर मिला देते हैं पंडित जी, तो 420 नहीं होता है, 100 ज्यादा हो जाता है, 520 विधानसभा क्षेत्रों का हम दो राज्यों के साथ अध्ययन करेंगे। और हमारे जिस भी साथी को किसी भी स्टेज पे जो भी जिज्ञासा होगी,
उसके लिए हम लोग निरंतर उनके साथ संबोधन उनका हमें बराबर करते रहेंगे, उनको हम उनकी सभी जिज्ञासाओं को हम एड्रेस करते रहेंगे। तो एक बार फिर आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए देश विदेश से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद। सादर नमस्कार। प्रणाम सर, जय हिंद सर।